तो मैं बहुत बड़े बड़े वन शॉट नहीं लेने की कोशिश कर रहा हूं। ये लेक्चर देखो बहुत सीनियर, मतलब कोई बच्चे ये क्लेम करते हैं करे सर हम तो 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। अगर उन्होंने पी प्लांट की जगह पीपल का प्लांट ले लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि मेंडल को आज हम लोग पढ़ रहे होते, क्योंकि पीपल का प्लांट एक्सपेरिमेंट करते मेंडल और उनके रिजल्ट लेते उनके पोते। बेटे आसान आसान चीजें उठाएगा तभी तू फायदे में रहेगा, मैं तुझे बता रहा हूं। थैंक यू नागेंद्र। चलो अब हम चलते हैं। देखिए आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट शुड बी अ मिशन 90। अब चैप्टर का आपको प्रीफेस देख के लग रहा होगा कि मैं किस चीज पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और आई नो कि मैं काफी दिन के बाद यहां पर आया हूं, तो मैं बहुत बड़े बड़े वन शॉट नहीं लेने की कोशिश कर रहा हूं। कम समय है, कम समय में ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले बात को समझिए, मेरा जो मेन एम है आज आपको पढ़ाने का वो ये है कि मैं आपको लेके आया हूं आज यहां, एंड दैट शुड बी मिशन 90। ध्यान से देख लीजिए, 90 मार्क्स आप लोगों को, अरे मार्क्स नहीं यार, 90 क्वेश्चंस जो आप लोगों को बायोलॉजी में मिलेंगे हम उनको टारगेट कर रहे हैं अभी यहां पर। और अब आप ध्यान से देखिए कि हर चैप्टर को मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा। मुझे लगता है थोड़ी देर आप लोगों को यहां पर बने रहना चाहिए। हर चैप्टर को कंट्रोल में रखो, मिशन 90 पकड़ के चलो, इसीलिए क्योंकि बिकॉज एवरी मार्क मैटर्स। एक सिंगल मार्क तुम्हें कई सारे मेडिकल कॉलेज पीछे कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप आज जो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, पहले आप चैप्टर का नाम देख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने ये चैप्टर जानबूझ के बॉटनी का उठाया है, हालांकि इसे बॉटनी का चैप्टर नहीं कहते हैं। ये आप लोगों की सीधे सीधे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मेरा मतलब ये था कि इसमें हम मॉलिक्यूल्स मतलब डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, एलील के बारे में सारी की सारी स्टोरी कहानियां हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे। बहुत कंफ्यूज होते हैं तुम लोग कि सर जीन क्या है, डीएनए क्या है, एलील क्या है, हेट्रोजाइगोट क्या है, होमोजाइगस क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आती हैं। मेरी कोशिश है कि मैं मिशन 90 में चैप्टर इन कंट्रोल सीरीज के अंदर आज यहां पर मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लेकर आया हूं, और इसको हम लोग 3 सीरीज में पढ़ेंगे। 3 सीरीज से मेरा मतलब है कि हो सकता है इसको आप लोग पूरा एक शॉट में देखें, और अगर एक शॉट में आपको ये नहीं मिलेगा तो हो सकता है ये पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 में मिलेगा। तो अगर अलग अलग मिल रहा है तो समझ लो 3 है, और अगर एक ही साथ अमलगमेट होकर मिल गया है, 7-8 घंटे का चैप्टर है, तो समझ लीजिए कि तीनों चैप्टर मैंने एक साथ स्टडी करा दिए हैं आपको। अब जरा कमर कस लीजिए, समय वैसे ही कम है, बहुत बातें यहां पर हम एक्स्ट्रा कर नहीं सकते। लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर मुझे आपको बहुत कमाल का डेटा निकाल के देना है, ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकूं, और आप जिम्मेदारी ले लें कि हाँ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इसको क्वालिफाई कर दूंगा, या मैं इसको पूरे तरीके से इसको सॉल्व कर दूंगा और मेरे 5 नंबर मेरे हो गए। मैं हमेशा बोलता हूं 5 नंबर, क्यों? कारण उसके पीछे ये है क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो नुकसान 5 नंबर का है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैं नीट के क्वेश्चंस को 4 नंबर का मानता ही नहीं हूं, मैं 5 ही बोलता हूं। तो दूर का नुकसान भी सोच के चला करिए। खैर अब जरा यहां बढ़ते हैं, और बड़ा आसान डेटा है, बहुत ध्यान से समझिए। जेनेटिक्स बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें खोल रहा हूं आपके सामने। देखिए अगर हम लोग यहां पर पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर को किस टाइम चालू किया है, 3:45 पे। मैं देखता हूं कि मैं कितने समय में कर पाता हूं, और अगर कुछ अच्छी चीज आपको मिल रही है तो फिर समय बाउंड नहीं करता है। थोड़ा सा समय निकाल करके पूरी इस सीरीज को आप आराम से देख लीजिए, ये बहुत आपको बेनिफिट देगी इफ यू आर नीट एस्पिरेंट। एनीवे अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सीरीज 1 चैप्टर में हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखेंगे। उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि डोमिनेंस क्या है, सिग्रीगेशन क्या है, इनकंप्लीट डोमिनेंस देखेंगे, कोडोमिनेंस देखेंगे, और उसके बाद सीधे सीधे आ जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो अब इनहेरिटेंस ऑफ जब 2 जीन देखेंगे तो उसमें आप लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देखेंगे, और उसके बाद मैं इस चैप्टर को यहां रोक दूंगा। इसका मतलब इसके बाद जो आप लोग पढ़ेंगे दैट शुड बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, एंड दिस पार्ट एक्चुअली द सेकंड पार्ट शुड कंटेन द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप जानते हैं कि मैं आपको कहां ले आया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करिए। उसके बाद फिर आप लिंकेज देखेंगे, रिकॉम्बिनेशन देखेंगे, उसी में आप लोग देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉफी, सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये सेकंड पार्ट के अंदर कंट्रोल होगा। और उसके बाद तीसरा पार्ट जब बनेगा तो उसमें हम लोग म्यूटेशन, सारे का सारा जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके साथ में क्या पेडिग्री बनती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, और एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आपके सामने ये जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, लाइक का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसे आप लोग कई बार डाउन सिंड्रोम वगैरह वगैरह करके बोलते हैं,
हैं और उसके बाद में समरी पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए समरी जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का ही है। इस बार भी आप जानते हैं कि यहां 2025 में जो नीट हुआ था उसमें आप बेटर तरीके से जानते हैं कि क्वेश्चन वहां से पूछ लिए गए जहां से एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। नागेंद्र एक काम हो सकता है, ये मेरा आईपैड चार्जिंग पे लगना था, क्या ये पॉसिबिलिटी है? पर वहां से यहां तक लीड आ नहीं पाएगी जहां तक मैं सोच रहा हूं। अगर यहां लग जाए तो यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, प्लीज डू इट। खैर चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये एनसीईआरटी का एक डेटा आपके सामने रखा हुआ है, तो एनसीईआरटी खोलिए, कमर कसिए और चालू कर दीजिए, इधर लगा दो और ध्यान से देखिए। हाँ आ गया करंट, थैंक यू। अब जरा चलते हैं आगे की तरफ। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसने ये कहा कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल। वो ये कह रहा है कि अगर आप कभी भी एलिफेंट को देखें, ये लेक्चर देखो बहुत सीनियर, मतलब कोई बच्चे ये क्लेम करते हैं अरे सर हम तो 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। लेक्चर देखने के बाद में तुमको ये थोड़ा सा मेमोराइज समराइज होगा कि अच्छा ये भी चीजें थी जो हम पढ़ना भूल गए थे। और ये बिल्कुल जीरो लेवल वाले बंदे के लिए भी है जिसको जेनेटिक्स का जी भी नहीं पता, मैं उसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी कोर जो एम मेरा रहेगा वो यही रहेगा कि इस चैप्टर में हर बंदा क्या होगा, कंफर्टेबल फिट करेगा अपने आप को। आइए और जरा ध्यान से देखते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने कोई एलिफेंट देखा तो मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने कि सर कोई एलिफेंट है, जब ये एलिफेंट बर्थ करेगा तो फिर ये किसको जन्म देगा? सर आंसर आ गया, सर ये जन्म देगा बेबी एलिफेंट को। तो क्वेश्चन ये आया कि जब ये एलिफेंट है तो ये एलिफेंट ही क्यों बना रहा है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एलिफेंट ने आगे चल के लेपर्ड को जन्म दे दिया हो, एलिफेंट ने आगे चल के कुत्ते को जन्म दे दिया हो? देखिए आपको अभी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी कि अरे सर इतनी आसान चीजें बता रहे हो। बेटे आसान चीजें उठाएगा तभी तू फायदे में रहेगा, मैं तुझे बता रहा हूं। कभी भी ये मत सोचा करो, चलो मैं ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पहले समझ लो आप लोग। आसान चीजें भले हैं लेकिन आसान चीजों से ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर जो है वो सॉल्व होते हैं, समझिए। अब ये कह रहा है कि व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। भाई मैंगो का पेड़ है, अगर उसको आप मिट्टी में लगा देंगे उसके बीज को, तो फिर वो मैंगो ही क्यों बना? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो अमरूद का पेड़ बन गया है, वो पपीते का बन गया है, वो स्ट्रॉबेरी का आ गया? कारण क्या है कि सर कुछ तो है यहां जो एक्चुअली कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहा है। इसका मतलब, अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपने जब इतनी बात समझ भी ली तो क्या आपको लगता है कि मैं अगर अपने पापा से अपने आप को कंपेयर करूं, तो क्या लगता है, क्या मैं अपने पापा का 100% कॉपी हूं? आंसर विल बी नो। लेकिन मेरे पापा एक ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उन्होंने मुझे, मतलब मैं उनके थ्रू आया, उनके स्पर्म और अपनी मदर के ओवा के थ्रू आया, तो मैं भी ह्यूमन बीइंग बना। मेरी बात को समझिए। तो जो कैरेक्टर मुझे पापा से मिले, मम्मी से मिले, वो मुझे सिमिलर चीज दिखा रहे हैं। जैसे बाल देखिए, मेरे हल्के से ब्राउन हैं तो मेरी मम्मी के बाल भी ब्राउन हैं, मेरी आंखें हल्की सी ब्राउन हैं तो मेरी मम्मी की भी ब्राउन है, मेरे स्किन कलर जो है वो मम्मी की तरफ गया है, और मेरे कान जो जुड़े हुए हैं ये पापा की तरफ गए हैं। तो इसका मतलब समथिंग जो सिमिलर होगा, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक जो चला गया, जो सिमिलर चीज है, मैं उसकी बात करूंगा, और तो थोड़े से जो डिफरेंसेस आएंगे मैं उनकी बात करूंगा। तो पहले मोटी मोटी बात ये समझ लेते हैं कि जेनेटिक्स में एनसीईआरटी इन लाइंस की मदद से आपसे कहना क्या चाह रही है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। आइए तो अब जरा ध्यान से देखिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, समटाइम्स इवन सो डिफरेंट। तो मेरा भाई जो है वो मुझसे काफी अलग है, वो मम्मी पापा से बहुत जल्दी मैच नहीं करता। हो सकता है कि उसके अंदर दादाजी की कुछ आदतें गई हों। तो हम कई बार अपने पेरेंट्स से 100% क्या नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, थोड़ी बहुत वेरिएशन की डिग्री आएगी। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको कुछ चीजें निकाल करके दे रहा हूं कि जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हैं, ताकि मैं बड़े ध्यान से तुमको कुछ काम की चीजें समझा पाऊं। चले आगे। तो सबसे पहले मेरी हेडिंग जो रहेगी आपको समझाने की, उसका नाम क्या होगा बच्चे, एक बार मैं निकाल लेता हूं, बस बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग जेनेटिक्स समझते हैं। देखिए अब मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको जरा यहां पर कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एनसीईआरटी पर पकड़ बनाए रखिए, ध्यान से देखिए। यह कह रहा है कि सर
several related questions are dealt with scientifically in a broad branch of biology, और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो पहले जरा एनसीईआरटी को पढ़ना सीखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि जिन चीजों को तुम लोग एवरा डेबरा कुछ भी पढ़ते रहते हैं कि बस सर ये समझा दो, सर ये समझा दो, अरे भाई पहले एनसीईआरटी की बातें तो समझ ले। एनसीईआरटी से अगर स्टेटमेंट बन गया तो क्या करेगा भाई, उस टाइम पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समझने की कोशिश करिए। आपकी एनसीईआरटी ने एक चीज उठाई है जिसका नाम इसने क्या ले लिया, उसने कहा सर समथिंग इज एक्चुअली जेनेटिक्स। इसका मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेगी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जेनेटिक्स करती क्या है। ध्यान से देखिए, इसने कहा कि द सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पहले बात को समझिए, इसका मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में गए हैं, जो पेरेंट से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में गए हैं, उन पर्टिकुलर चीजों को डील करती है कौन, जेनेटिक्स। अब ध्यान से देखिए, जेनेटिक्स क्या है, तो आपने बोला सर इट इज द स्टडी ऑफ तो स्टडी किस चीज की कराऊं सर, पहले तो आप बोलेंगे सर हेरिडिटी, एंड दूसरे नंबर पे आप लोग क्या बोलने वाले हैं सर, वेरिएशन। ध्यान से देख लीजिए, मैं बात करूंगा किसकी, हेरिडिटी की, और मैं बात करूंगा किसकी, वेरिएशन की। अब ये हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी समझिए। तो पहले मैं आप लोगों को देखो हेरिडिटी समझा रहा हूं। हेरिडिटी क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बहुत मुद्दे की बात है, पहले बात को समझिए, हेरिडिटी क्या कह रहे हैं। मैं किस कलर से लिखूं जो तुमको प्रॉपर दिख जाए, चलो मैं ऑरेंज उठा लेता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं हेरिडिटी पे आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आपने बोला सर इसका मतलब सिंपली था कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इसको नोट भी करते रहना। और फ्रॉम कहां से बच्चे, फ्रॉम पेरेंट्स, इसका मतलब पेरेंट से, और कहां जाने चाहिए, पेरेंट से कहां जाने चाहिए सर, ऑफस्प्रिंग में जाने चाहिए। तो मैंने एक लाइन आप लोगों के लिए यहां पर नोट करके आपको दे दी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हम लोग जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली द हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। मेरी बात समझे, इसका मतलब अगर जब मैं हेरिडिटी पे बात कर रहा हूं तो ये हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को हम लोग, बहुत बाल बराबर फर्क है, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो दिस इज द प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस के थ्रू एक्चुअली पेरेंट से कैरेक्टर बच्चे में चले गए, इस प्रोसेस का नाम मैं क्या रखने वाला हूं, दिस शुड बी द इनहेरिटेंस। लेकिन अगर मैं इसको स्टडी करने लग जाऊं ओवरऑल, सो दैट शुड बी द हेरिडिटी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे कान फ्री हैं, देखो फ्री लोब इसके अंदर प्रेजेंट है, ये मेरे पापा से मैच करती है, तो ये कैसे मेरी बॉडी में आया होगा, ये इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर मैं इसको स्टडी करने जाऊं, या मुझे कोई देख के कहे करे यार ये तुम्हारे पापा हैं, अच्छा ये तुम हो, यार तुम दोनों के कान तो मैच करते हैं, ये हेरिडिटी है। कुछ समझे मेरी बात के नहीं समझे, सो दैट शुड बी अ हेरिडिटी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या एनसीईआरटी ने इस पे कोई बात कही है, हाँ कही है। देखिए ये कह रहा है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं जो एनसीईआरटी कह रही है। मैं आपको बता चुका हूं, हेरिडिटी बताइए क्या है, हेरिडिटी बताइए। आपने बोला सर स्टडी ऑफ, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। आपने बोला सर स्टडी ऑफ किसका, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन अब मुझसे कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर मैं तो इस पर्टिकुलर चीज की क्या जानना चाहता हूं, मैं तो प्रोसेस जानना चाहता हूं। तो मैंने कहा अगर प्रोसेस जानेगा, और किस चीज की जानेगा, इस चीज की कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होंगे, तब मैं इसे क्या कहने वाला हूं, तो ले भाई अब इसे मैं क्या कहूंगा, इनहेरिटेंस कहूंगा। बहुत छोटा सा फर्क है लेकिन है, आप ध्यान से देख लीजिए। अच्छा स्पेलिंग कैन वेरी, स्पेलिंग मेरी थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है क्योंकि मैं बोलते बोलते लिखता हूं, तो कई बार एस का एल हो जाता है, पी का आर हो जाता है। तो आप जरा समझिए कि सी में और एस में मैं थोड़ी कई बार प्रॉब्लम कर देता हूं। जैसे मैंने यहां इनहेरिटेंस लिखा, इस इनहेरिटेंस की स्पेलिंग में लास्ट में सी है, पर समटाइम्स मैं इसको एस भी लिख देता हूं क्योंकि मैं बोलते बोलते लिखता हूं, मुझे स्पेलिंग कई बार याद नहीं रहती है, तो मुझे आप प्लीज ट्रोल मत करिएगा। खैर, तो यहां तक पहुंच गए। अब ये कह रहा है सर इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर जो है पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब बताओ क्या ये एनसीईआरटी की लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, मैंने तो लगा रखी है, हाँ दी है, लेकिन क्या आपने इसको इस तरीके से पढ़ने की भी कोशिश की है, नहीं सर वो नहीं की है। तो क्या प्रॉब्लम है फिर, प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। अरे एनसीईआरटी को भी पढ़ लोगे तो इतना डेटा इसमें दिया गया है कि थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतने क्वेश्चंस बनेंगे। बढ़िए, अब देखिए इनहेरिटेंस ही है जिसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है मुझे देख लो आप, मेरे बाल
पापा की तरह हैं, या मेरे कान पापा की तरह हैं, मेरा स्किन कलर मम्मी की तरह, स्किन टोन जो है वो मेरी मम्मी की तरह है, मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल पापा की तरह, उनकी भी दाढ़ी भर भर के आती है, मेरी भी भर भर के आती है, आप समझे? तो मेरी जो हाइट गई है वो भी पापा की तरह है थोड़ी सी, और क्या क्या समझाऊं यार, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो मेरी हेरिडिटी में आप लोग देख सकते हैं। और इस चीज की अगर मैं प्रोसेस को स्टडी करूं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। पहली बात, मैं आपको इस पूरी वीडियो के एंड में आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चंस की या तो पीडीएफ दूंगा जो कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में से उठा लेंगे, या फिर मैं इसी स्लाइड पे लगाऊंगा, आप देख लेना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए वेरिएशन क्या है। देखो ये लिखा है सर वेरिएशन। अब बताओ हेरिडिटी समझ में आ गया, अब समझाइए वेरिएशन किसे कहते हैं। तो मैं वेरिएशन को देखो यहां से आप लोगों को बता रहा हूं, और आपने बोला है कि डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर। देखो ध्यान से देखना, वेरिएशन क्या चीज है सर, ये वो डिग्री है। अरे डिग्री का मतलब बीए एमए नहीं कर लिया इसने, डिग्री का मतलब एक स्कोप दे रहा है, स्कोप वो डिग्री है। तो कह रहा है बाय विच प्रोजेनी डिफर करेगी फ्रॉम देयर पेरेंट्स से। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जब मैं हंसता हूं तो अपने पापा की तरह लगता हूं, ये हेरिडिटी है। तो मैं मम्मी की तरह नहीं लगता, ये वेरिएशन है। क्यों नहीं समझ रहे आप? तो पेरेंट्स से जितना मैं अलग हो रहा हूं उस पर्टिकुलर चीज को आप लोग वेरिएशन कहिए, और जो मैं सिमिलर हो रहा हूं उस पर्टिकुलर चीज को आप हेरिडिटी कहिए। प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। आई होप यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो वेरिएशन बताइए क्या है। देखो यहां से लिखा है मैंने, हालांकि मैंने लिखा नहीं, लेकिन तुमको समझ में आ गया। तो आपने बोला डिग्री, ये ऐसी डिग्री है, डिग्री बाई विच, बेटा इसको नोट करता रहे, डिग्री बाई विच प्रोजेनी क्या होंगे, समझाओ जल्दी। तो सर आपने बोला कि प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। तो किसी भी बच्चे को जब मैंने उसके मां बाप से थोड़ा अलग देखा, उसके अंदर मैंने चेंज देखा, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला कि बच्चे ये वेरिएशन है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई भी समझदार बच्चा मुझे ये बताएगा कि वेरिएशन के कारण क्या होते हैं। मैं आपसे ये पूछा कि चलो मुझे ये बताइए कि वेरिएशन के कारण क्या हो सकते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे। देखो मैं आपको आराम से एक चीज समझा रहा हूं, लिख के बता रहा हूं, ढंग से देख लेना। मैंने कहा कि रीजन फॉर वेरिएशन, ये देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, रीजन फॉर वेरिएशन मतलब वेरिएशन अगर आएगा तो उसके कारण क्या होंगे। भाई सीधी सी बात है, मुझे मम्मी से डीएनए मिला, मुझे पापा से डीएनए मिला, लेकिन मेरे अंदर चेंज क्यों आया। तो रीजन फॉर वेरिएशन, चेंज के पीछे जो कारण होगा, नंबर 1 ध्यान से देख लीजिए सर, पहला कारण होगा कि सर क्रॉसिंग ओवर हुआ रहा होगा। तो पहले पॉइंट समझ लीजिए। अब बताइए क्या आपने क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़ा है? अरे भाई बॉटनी में सेल वाले चैप्टर के आगे आएगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो उसके अंदर प्रोफेज के अंदर आपने देखा नहीं था कि पैकाइटीन स्टेज आती थी और उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, क्रॉसिंग ओवर करते थे, और वही क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली वेरिएशन का कारण बनेगा। तो पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा है इंडिपेंडेंट, इसको भी आप नोट करके रखिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी आपको शायद समझ में ना आए कि सर ये चीज क्या लिख दी आपने, लेकिन आई मेक यू अंडरस्टैंड। और तीसरी चीज होगी कि सर हो सकता है क्या आ गया हो, म्यूटेशन आ गया हो। तो ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, दीज आर द रीजन फॉर वेरिएशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको ऐसे आंसर करेंगे, कि रीजन क्या हो सकते हैं वेरिएशन के। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ लेके चलता हूं। ध्यान से देखिए, अभी मैंने ये क्वेश्चन की वो लगा रखी है, अनअकैडमी का ही है ये, लेकिन अभी इसको शायद हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको फिर कुछ एनसीईआरटी के पैराग्राफ लगा के आपको बता रहा हूं। बिल्कुल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चलती रहिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। बिल्कुल समराइज वे में समझिए। देखिए, ह्यूमंस न्यू from as early 8,000 से 10,000 back crisis that one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction। दरअसल इन लोगों को ये चीज पता थी। 8,000 से 10,000 बैक क्राइसिस में पहुंच गया मैं वहां की आपसे बात बता रहा हूं। उस वक्त के जो ह्यूमंस थे उनको ये चीज पता थी कि वेरिएशन के जो कारण है ना, वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि वेरिएशन नहीं आते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% क्या बनती है, रेप्लिका बनती है। तो वहां पर आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलते। इसका मतलब मुद्दे की बात यह है कि अगर वेरिएशन को स्टडी करना है तो घुस जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां आपको कारण समझ में आ जाएंगे। हमको पहले भी यह चीज पता थी। देखिए ना, ह्यूमंस में बता रहा है वो कि सर बहुत पुरानी बात है। देखिए अब आप आइए, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पासेस डिजायरेबल कैरेक्टर। अब पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये ऐसा क्या कर रहे थे, ये ऐसा क्या कर रहे थे। इन्होंने बोला कि उनको वेरिएशन के कारण पता लग गए, तो फिर वो क्या करते थे कि वाइल्ड पॉपुलेशन को लेते थे। वाइल्ड पॉपुलेशन समझते हैं, जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो, तो वो उस पॉपुलेशन को उठा लेते थे। रीस्टार्ट टू इंस्टॉल द न्यूज़ विंडो फॉर फीचर अपडेट, रिमाइंड मी लेटर कर दूं, ठीक है, ओके। तो क्या बोला मैंने, यस। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए एक हम क्या समझते हैं, एक छोटी सी बात समझते हैं। पंजाब के आसपास कुछ एक कॉलोनी या फिर कुछ एक ट्राइब होता है काइंड ऑफ, उसे हम साहिवाल कहते हैं। अब वहां पर इन्होंने क्या किया कि एक काऊ देख ली। अब इस काऊ को इन्होंने क्या देखा, हालांकि ये काऊ वाइल्ड थी। अब पता है इस काऊ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, पहली बात ये हीट को टॉलरेट कर पाती थी, मतलब बहुत गर्मी में भी जिंदा। और एट द सेम टाइम इस गाय के अंदर एक डिजायरेबल कैरेक्टर और था, और वो ये था कि ये बहुत जल्दी बीमार नहीं होती थी। इसका मतलब बीमारी वाले जीन इस पे बहुत जल्दी, या बीमारी वाले जो कैरेक्टर थे वो जल्दी इस पर लगते नहीं थे। अब इन्होंने देखा यार बड़े कमाल की चीज है, तो इन्होंने क्या किया, इसको किसी दूसरी गाय के बुल के साथ इन्होंने मेट कराया, ताकि ये चाहते थे कि ज्यादा दूध देने वाला लक्षण और ज्यादा बीमारियों से लड़ने वाला लक्षण और हीट को टॉलरेट करने वाला लक्षण आने वाली किस में आता रहे, जनरेशन में आता रहे। तो इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने कहा थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए यहां गलती मत करना, मैंने कहा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो अगला चैप्टर है, क्या नाम है उसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, आप वहां पहुंच जाओ कि अच्छा हम समझ गए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या। अरे वो नहीं है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि चुन चुन के गाय को चुन लिया कि अच्छा ये अच्छे कैरेक्टर है, लाओ इसे लाओ, ये बुल आ गया इसमें अच्छे कैरेक्टर, लाओ इसे लाओ, और इन दोनों के बीच में क्या करा दिया गया है, म्यूटेशन। समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यूजेनिक्स पढ़ाता, और यूजेनिक्स बड़े कमाल की चीज होती है, ह्यूमंस पे लागू होती है, लेकिन अभी समय नहीं है तो रहने देते हैं। आगे देखिए, एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ। इसका मतलब इन्होंने काऊ ले ली और उस काऊ को इन्होंने किसके साथ मेट कराया, तो आपने बोला है एंसेस्ट्रल जो काऊ वहां पर अवेलेबल थी, मतलब उनके मेल के साथ इनको क्या कराना शुरू किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ इनका मेट कराया। और उसके बाद इन्होंने डिजायरेबल कैरेक्टर, अब जरूरी नहीं है कि हर किसी में डिजायरेबल कैरेक्टर आ जाए, जरूरी नहीं है, तो कुछ गाय के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर आ गए, कुछ के अंदर नहीं आए, तो जिसके अंदर डिजायर कैरेक्टर आए वही काऊ इनके काम की थी। आपने इस काऊ को क्या नाम दिया, दैट शुड बी अ साहीवाल काऊ। अब वो ये भी पूछ सकता है तुमसे कि साहीवाल काऊ कहां की है, तो आप देखो ये क्वेश्चन समझ लेना, साहीवाल काऊ इन पंजाब। वो आपसे ये भी पूछ सकता है इसके अंदर अच्छे कैरेक्टर क्या थे, तो जल्दी बोलिए आप क्या बोलोगे। सर पहला कैरेक्टर तो ये था कि ये हीट टॉलरेंट थी, मतलब हीट रेजिस्टेंट मत कहिए, टॉलरेंट कहें तो ज्यादा बेटर है। वो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये हीट को अच्छा से टॉलरेंट करती थी। और दूसरा ये था कि इसके अंदर डिसीज की क्या थी, रेजिस्टेंसी थी। तो बताइए क्या ऐसी चीज हम लोग नहीं चाहें कि एक गाय है वो बहुत गर्मी वाले एनवायरमेंट में भी रह पाए और एट द सेम टाइम उसको बीमारी भी ना लगे। तो आप बोलोगे हाँ सर ये गाय तो बढ़िया है ना। एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी तो हो सकता है कि ये जंगल में पहुंचे, वहां पे उन्होंने भिंडी का पौधा देखा। अब भिंडी का पौधा देखा जंगल में, अब उस भिंडी को तोड़ के ये ले आए, लेकिन उन्होंने देखा यार पकाने के बाद उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, सूखी पतली भिंडी काट के देखा, मतलब दाने भी प्रॉपर नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं, लेकिन एक चीज बड़े कमाल की थी, क्या सर, वो पेस्ट रेजिस्टेंट थी। इसका मतलब उस भिंडी पे कीड़ा कोई नहीं लग रहा था, ना पत्ते पे, ना फ्रूट पे, ना स्टेम पे, ना लीफ पे। तो अगर उस पे कीड़ा नहीं लग रहा तो ये कह रहे थे सर एक काम की चीज ये है कि कीड़ा नहीं लग रहा, लेकिन एक काम की चीज खराब है इसमें, और वो क्या, सर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा जो गार्डन वाली भिंडी है जरा उस पर बात कर। तो जो गार्डन वाली भिंडी, जो घर में भिंडी लगाते हैं आप लोग, खेत में लगाते हैं, उसमें एक चीज देखी, सर इसमें कार्बोहाइड्रेट तो भर भर के आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है, कीड़े बड़ी जल्दी लग जाते हैं। अब देखो दिमाग घूम रहा है।
अब दिमाग घूम रहा है यार क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। एक काम करते हैं, जंगल वाली भिंडी लाते हैं, गार्डन वाली भिंडी लाते हैं, दोनों को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। मतलब उधर से एंथर निकाल के इस गार्डन वाली भिंडी के किस पे डाल दिए जाएं, ओवरी पे या उसके स्टिग्मा पे डाल दिए जाएं, ताकि जब भिंडी बने तो देखेंगे डिजायरेबल कैरेक्टर आए कि नहीं आए। तो मान लो 50 पौधे पैदा हो गए, तो अब आप बताओ क्या 50 के 50 पौधों में वो कैरेक्टर आएंगे जो तुम चाहते हो कि सर कार्बोहाइड्रेट वाला, अच्छे कार्बोहाइड्रेट वाला घर की भिंडी से आ जाए और पेस्ट रेजिस्टेंट वाला जंगल की भिंडी से आ जाए? तो क्या ये पॉसिबल है? अरे उल्टा भी तो हो सकता था, हो सकता है लेस कार्बोहाइड्रेट वाला कहां से आ गया? जंगल की भिंडी से। और डिजीज रेजिस्टेंट का कहां से आ गया? घर की भिंडी से। ये पौधा तो आपके किसी काम का ही नहीं है। लेकिन कुछ पौधे तो ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर शो होंगे, हम वही पौधा चुनेंगे और उसको लगाएंगे। यही तो था आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आई बात समझ में या नहीं आई? तो इसमें कोई इंजेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर उसमें आईसीएस, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कुछ नहीं हो रहा है, कोई एआरटी नहीं लग रही है यहां पर। तो यहां पर सिंपल क्या है, और वो लाइन में देखो दोबारा आपको बोल दे रहा हूं क्योंकि कमाल की है, तुम भूल जाओगे इसे। ये कह रहा है थ्रू, देखो ध्यान से, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। तो जो पुरानी गाय थी उनमें से उनको पाला पोसा बड़ा किया, फिर उनमें से सिलेक्शन किया कि ये गाय बढ़िया है। आप समझे? वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड, जैसे कि साहिवाल काऊ है। अगर आपसे वो पूछ ले तो जर्सी भी है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा जापान की है या पता नहीं कहां की है। जर्सी गाय कहां की है? जर्मनी की है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं। तो वी हैव मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर वी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट इट, साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस फिनोमेना। इसका मतलब उनको ये तो पता लग गया कि अच्छा कुछ तो है जो एक पेरेंट से बच्चे में जा रहा है, मतलब कुछ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं पता था। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि क्या है, वेरिएशन है, लेकिन क्या है वो साइंटिफिक बेसिस उसका क्या था, ये हमारे उन अर्ली लोगों को नहीं पता था जो मैं यहां बोल रहा हूं। ये इन लोगों को ये चीज पता नहीं थी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, आई बात समझ में? तो इसका ये साइंटिफिक रीजन बिल्कुल भी नहीं जानते थे। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए अब हमारे पास में आ जाएंगे मेंडल सर। तो मेंडल सर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मेंडल सर को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को फिर कुछ चीजें देखो मैं नोट करा रहा हूं। पहले मेंडल के बारे में देख लेते हैं। मेंडल के बारे में जरा कुछ चीजें हैं वो हम लोगों को यहां पर देखनी होंगी मेंडल सर के बारे में। आइए, और कहां गए मेंडल सर? मेंडल सर कहां गए? यस, चलिए मेंडलिज्म पढ़ते हैं। तो अब यहां आ जाते हैं मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल। थोड़ा सा डेटा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डेटा है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, MENDEL। तो आइए जरा मैं यहां पर आपको लेके आ रहा हूं मेंडल्स के बारे में। एवरीथिंग एक्चुअली आपको समझना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो हैं ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया। लेकिन एक बात और बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा पहले मैं एनसीईआरटी नरेट कर दूं फिर देखते हैं। देखो, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी हेडवे, जब प्रगति पे था, मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप ये समझें कि सिर्फ ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे जिनके दिमाग में ये आइडिया था कि इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज होती है क्या। ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे लोग थे जो इनहेरिटेंस के बारे में जानने में उत्सुक थे और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर भी रहे थे। बट डू यू नो what I want to actually make you understand? अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस गारंटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है और आप उस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, इनसे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो इनहेरिटेंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने किए भी, लेकिन वो अपने ही डेटा में फंस गए। कारण क्या रहा? क्योंकि वो एक बार में कई सारे कैरेक्टर पे बात कर रहे थे। मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर वो ह्यूमन को स्टडी करना चाह रहे थे तो वो कह रहे थे लाओ हेयर कलर भी ले लो, लाओ उसका स्किन कलर भी ले लो, लाओ उसकी हाइट भी ले लो, लाओ उसका मतलब जो है हेयर का शेप भी ले लो, आंखों का कलर भी ले लो। अरे इतने सारे जीन को स्टडी करना एक बार में इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि वो खुद अपने ही एक्सपेरिमेंट में फंसते चले गए। पॉइंट को समझो। मेंडल जो थे वो सक्सेसफुल हुए दो चीजों की वजह से। पहला तो ये कि उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, पहले वो समझो। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज पी प्लांट। अब पी प्लांट क्यों इतना इंपॉर्टेंट निकला? क्योंकि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। इसका मतलब एक साल के अंदर अंदर उसकी क्या हो जाएगी?
पूरी की पूरी जर्नी खत्म। अगर उन्होंने पी प्लांट की जगह पीपल का प्लांट ले लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि मेंडल को आज हम लोग पढ़ रहे होते, क्योंकि पीपल का प्लांट एक्सपेरिमेंट करते मेंडल और उनके रिजल्ट लेते उनके पोते, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, अगर ये बढ़िया तरीके से तुमने चूज कर लिया तो सक्सेसफुल गारंटी आपके हाथ में आ चुकी है। मैं यहां से फॉर इंस्टेंस आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल टेकन फ्रॉम योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दैट इज एक्चुअली द हर्शी एंड चेज। दे एक्चुअली चूज्ड द बैक्टीरियोफेज ओवर बैक्टीरिया because the struggle was what is the genetic material। भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है? तो प्रोटीन और डीएनए पे आपका झगड़ा है, और बैक्टीरियोफेज के अंदर दो ही चीजें हैं, प्रोटीन का कोट और डीएनए। इसका मतलब झगड़ा सुलझाने के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल जो चूज किया वो उनकी एक एक्सेप्शनल ब्रेन का क्या था, उनके वो फिनोमेनन था। देखिए इसका मतलब हर बार हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या चूज कर रहे हो बॉस। अब बहुत ध्यान से देखिए एक बात, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years, 1856 से 1863 तक इन्होंने 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, जरा कुछ बातें देखते हैं। तो पहली बात ये समझिए कि ये पैदा कब हुए। तो आपने बोला सर जुलाई, देखना जरा जुलाई है क्या, मुझे लगता है जुलाई होना चाहिए, जुलाई 22 1822। तो जरा ये डेटा इतना काम का होता नहीं है वैसे, लेकिन आप फिर भी देख लें, जुलाई 22 1822। ये मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, ऐसे लोग बड़े लकी होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बस कोई बता रहा था मुझे, मतलब मेरे टीचर, मेरी पिंकी मैम मुझे बता रही थी कि जुलाई 18 में 1822 में मेंडल पैदा हुए, तो वो बहुत लकी थे। खैर इतनी बात समझते हैं। अब ये कहां पैदा हुए हैं, ये देखिए, आपको कुछ जरूरत नहीं है कि आप इसका विलेज लिखें, आप कोई जरूरत नहीं है कि आप इनका स्टेट लिखें, बस आप शहर, सॉरी इसका इनका देश लिख दीजिए, एंड दैट विल बी द ऑस्ट्रिया। तो बस इतना ही लिख के मुझे छोड़ना है, क्योंकि मैं यहां पर आपको वो सारी चीजें फालतू का डेटा नहीं दे रहा हूं। दैट शुड बी द ऑस्ट्रिया, माइंड माय वर्ड, दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, आप इसे ऑस्ट्रिया समझें। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। अब इन्होंने पैदा हो गए और उसके बाद में देखो पाइसम सेटाइवम पर, तो मैंने क्या बोला सर, वर्क ऑन, इसको करते रहे ना तुम लोग, वर्क ऑन। आपने बोला स्वीट पी, सॉरी गार्डन पी। इन्होंने किस पर काम किया, आपने बोला सर गार्डन पी, और गार्डन पी पर जब काम किया तो उसी को हम लोग बॉटनिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे सर, पाइसम सेटाइवम। ये देखिए, मैं इस चीजों को लिखता क्यों चलता हूं आपको पता है, क्योंकि लिखने के साथ साथ ये चीजें तुमको याद भी होती रहती है, तो करते रहिए। पाइसम सेटाइवम कितने साल के लिए किया, तो आपने बोला फॉर 7 years, पूरे लगे हैं 7 साल। और जिस टाइम इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो वो डेट क्या थी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो इन्होंने वर्क स्टार्ट कब किया, पहले ये बताइए। तो आपने बोला सर वर्क स्टार्ट हुआ है 1800, ये देखिए चेक करिए 56 में, तो 1856 में इन्होंने शुरू किया, और वर्क जो इनका एंड हुआ, वर्क जो इनका फिनिश हुआ, एंड नहीं लिखते हैं पर कोई बात नहीं, कब हुआ, 1863 में एंड हो गया। इसका मतलब सिंपल क्या आ गया कि सर इन्होंने पूरे टोटल कितने साल काम किया, 7 साल काम किया है। माइंड माय वर्ड्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसके बाद पब्लिश कब हुआ, एक जर्नल में पब्लिश हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं है उसका नाम याद रखना। आई रॉट कि सर पब्लिश भी बता दीजिए। अब मैंने बोला सर पब्लिश, देख ले भाई ध्यान से, पब्लिश हुआ एक जर्नल में, और वो हुआ था 1865 में। बहुत ध्यान से देख लीजिए। लेकिन भाई किस्मत, इस बंदे को वो ख्याति नहीं मिली, वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कारण भी बता दे रहा हूं, क्योंकि सेम टाइम पे कहीं ना कहीं आपके डार्विन सर भी पिक्चर में थे। डार्विन याद आ रहा है, डार्विन सर नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन सर ने भी ये चीज बोल रखी थी कि स्पीशीज जो होती हैं वो एक्चुअली वेरिएशन के थ्रू या फिर इवोल्यूशन के थ्रू वो एक दूसरे में बदलती रहती हैं। तो इन बातों पे बड़ा झगड़ा चल रहा था। कोई कह रहा था, मिस इंटरप्रेट कर रहे थे इनकी थ्योरी को। कोई कह रहा था अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम बंदरों से आए हैं। तो कई बार हम एक्चुअल चीज भूल जाते हैं और हम वो चीजें पकड़ने लगते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े और एक्चुअल चीज दब जाए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस चीज को समझने के चक्कर में उसको उलझाने में लगे हुए थे। कोई कह रहा है कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये कह दिया कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा जो थे वो बंदर थे। तो कोई कह रहा अच्छा डार्विन जरा ये बताना तुम्हारे कौन से दादाजी थे जो बंदर थे, कौन से लेवल के थे, जरा बताना हायरार्किकल स्टेप में बताइए। तो वहां पर देखिए, दिस इज द साइंटिफिक सेरेंडिपिटी। वहां पे डार्विन बुरा नहीं माने,
उन्होंने ये बात बोली कि देखिए मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने में कि मेरे माँ बाप जो थे या मेरे पेरेंट जो कभी कभी रहे होंगे वो बंदर रहे होंगे, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें, लेकिन मुझे शर्म इस बात की आ रही है कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं और वो साजिश इस बात की कर रहे हैं कि सच को ठुकराया जाए, सच को दबा दिया जाए और बेमतलब की जो चीजें हैं वो आई जाए, वो लगाई जाए। आप समझ रहे हैं वो 3 कैनोटेशंस जो आप लोगों को बताई गई थी इवोल्यूशन में, सिंगल पेपर पलटिए आपको समझ में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो इस बंदे को ख्याति क्यों नहीं मिली, फेम क्यों नहीं मिला? कारण ये था कि सारी की सारी दुनिया फोकस कर बैठी थी किसके ऊपर, डार्विन के ऊपर। ये भाई साहब पर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ। अब मेरी बात समझे। अब देखो 1800 की कौन सी बात हो रही है, कहां गए, 1865 इनको एक किडनी डिसीज लगी। अब देखो इस बात को समझने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेंडल को अनफॉर्चुनेटली किडनी डिसीज लगी और 1884 के आसपास में, ये डेटा मेरे पास लिखा हुआ है एक्चुअली, तो 1800, ताकि मैं गलत ना कर दूं, 1884 में इनकी डेथ हो गई। 1884 में इनकी डेथ हो गई। अब ध्यान से देखिए 1884 में डेथ हो गई और इनके ये जो पब्लिश हो गया था पेपर उसको कोई ख्याति कुछ खास नहीं मिली। अब आप ये समझेंगे आगे चल के कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और इनकी इन पूरी की थ्योरी को अच्छे से स्टडी किया और रीपब्लिश किया। और वो साइंटिस्ट कौन से होंगे ये हम जब क्रोमोसोमल थ्योरी देखेंगे तब हम बात करेंगे। अभी इनके मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं बढ़ूं भाई आगे बढ़ जाऊं। अब आ जाते हैं मेंडल पर। तो ध्यान से देखिए, इसने बोला है ही प्रपोज दैट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से देखिए, इसने कहा कि इनहेरिटेंस के कुछ लॉ हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लॉज हैं इनहेरिटेंस के, मतलब कुछ तो है जो पेरेंट से कहां जा रहा है, बच्चे में जा रहा है। मतलब कुछ तो है जो एक प्लांट से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, लेकिन वो लेके कौन जा रहा है ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। तो ध्यान से देखिए, मेंडल investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in the biology। आपको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने यहां पर ये बोला कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि मैथमेटिकल चीजें बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा दी गई। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बढ़िया चीज यही थी, अगर मैं आपको सच बताऊं, सबसे बढ़िया चीज यही थी कि मैथमेटिकल लगा दी गई बायोलॉजी में। लेकिन सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी एक वजह थी कि मेंडल अपने पेपर को पब्लिश नहीं करा पाए, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैथमेटिक्स आपने क्यों लगाई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या प्रॉब्लम थी, लिमिटेशंस थी, जो एक्चुअली मेंडल के वजह या मेंडल के लॉज में मेंडल ने अप्लाई की थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। पहला यह था कि सर कम्युनिकेशन इजी नहीं था, बातचीत इजी नहीं थी। दूसरा यह था कि मैथमेटिक्स लगा दी गई थी। तीसरा यह था कि इसने यूनिट फैक्टर नाम दिया था जीन्स को, क्योंकि जीन्स के बारे में मेंडल सर को नहीं पता था, वो क्रोमोसोम नहीं जानते थे, वो एलील नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कुछ तो है जो पास ऑन हो रहा है, और वो पास ऑन होने वाली चीज जो है वो एक्चुअली यूनिट फैक्टर है। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें कारण बनी जिसकी वजह से इनके काम को उतना ज्यादा पब्लिश नहीं मिला या फेलियर मिला। एनीवे, लेकिन फेलियर नहीं है भैया, ही इज द पायनियर ऑफ योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की नींव रख दी। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से कुछ चीजें समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल जेनेटिक्स पे हम लोग मूव कर रहे हैं और एकदम देखिए, जेनेटिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आप लोग वही चीजें पढ़ने लग जाते हैं। सर पहले जीन पढ़ाइए, सर पहले डीएनए पढ़ाइए। अरे दादा पहले वहां तक पहुंचने तो दे। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि एनसीईआरटी में डीएनए के बारे में नहीं बताएगा, जीन के बारे में नहीं बताएगा, एलील के बारे में नहीं बताएगा, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस? तुमको क्यों लगा कि वो सब नहीं बताएगा? भाई वो सब बता रहा है, लेकिन पहले एनसीईआरटी को पढ़ना तो सीख लो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो ले लो कि एनसीईआरटी में एक्चुअली में रिटर्न क्या है, लिखा क्या पड़ा है। लेकिन तुमको तो जेनेटिक्स वही समझ में आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस मारो निकल के आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया, 1:1 का रेशियो आ गया, दैट्स ऑल, हो गई, बल्ले बल्ले मजा आ गया। अरे इसे जेनेटिक्स नहीं कहते हैं दादा। जेनेटिक्स पढ़ने में दम लगता है बच्चे, समझो पहले। और मैं एनसीईआरटी से बाहर जा नहीं रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को ऐसे निचोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने, एक एक लाइन को पकड़ के एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं कि देखो कि कितनी चीजें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं, गोल्डन लाइंस दी हुई हैं, लेकिन तुम लोग उनको स्किप कर देते हैं। सीरियस हो जाओ, चुपचाप से, ज्यादा दिमाग ना लड़ाओ, चुपचाप से बैठ के एक एक लाइन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझिए। देखो सबसे पहले आइए, इसने कहा सर हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज, उसका सैंपलिंग साइज बहुत था। इसका मतलब यह हुआ कि 2-4 पौधे लेके नहीं बैठे थे डॉक्टर मेंडल,
दो चार पौधे लेके नहीं बैठे थे, सैंपलिंग साइज बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच गेव द ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा ही कलेक्टेड, जिसकी वजह से उनको जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था, मैं अभी आपको बताऊंगा कि 14 प्लांट चूज किए थे, लेकिन सवाल यह है 14 कितनों में से चूज किए थे, 15 में से थोड़ी किए थे। तुम खुद सोच के बताओ, मेरे पास 20 प्लांट है और मैं कह रहा हूं 14 इसमें से चूज कर लो, क्या करोगे आप? कितना लिमिटेड डेटा होगा, अच्छा सर मजबूरी है, इसे भी कर लो, अच्छा सर मजबूरी है। मैं कह रहा हूं 10,000 प्लांट हैं, आप चूज कर 14, कितनी बड़ी ग्रेट क्रेडिबिलिटी मिल गई। अच्छा ओके, पेपर पेन लेके सर ना ये नहीं सर ये वाला, हाँ ये वाला। अब देखिए ये डेटा जो कलेक्ट किया उसकी ग्रेट क्रेडिबिलिटी इसलिए आई क्योंकि सैंपलिंग साइज बहुत बड़ा था। एक मटर की फली में कई सारे बीज होते हैं और वो कई सारे बीज जब आप मिट्टी में लगाएंगे तो वो उतने ही पौधे निकालेगा, इसका मतलब लार्ज सैंपलिंग साइज है मेरा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? ये कोई पिस्ता नहीं है जो तुर्की में उगेगा, इसीलिए इतना महंगा होता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू द जनरलाइजेशन या जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशियल आइडिया। देखो इस बात का मतलब समझिए, दरअसल उन्होंने जो भी डेटा आपको कलेक्ट करके दिया वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे मुझे इनहेरिटेंस पैटर्न की तरफ मूव करा रहा था। ऐसा नहीं है कि अंट शंट में कुछ भी बके जाऊं कि देखो ये ऐसा है ये ऐसा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब्सटेंशियल डेटा हो, निराधार, कोई बेस नहीं है उसका, कुछ भी बोल दिया आप लोगों ने। जैसे कई बार आपने देखा नहीं है कि लाइक वो जो हम इवोल्यूशन में थ्योरी पढ़ते हैं उसमें ये लिखते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो कहां से आई, किसी दूसरे प्लेनेट से आई, तो स्पोर आ गए, पेंसपर्मिया थ्योरी वो आ गई, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर आज भी मानते हैं। फिर कोई बोले कि सर वो मेंढक वाली थ्योरी दे दो, कौन सी वाली, जिसमें हम ये बोलते हैं ना कि लाइक मेंढक की रेसिपी, चूहों की रेसिपी। तो नील नदी जो है, नाइल नदी कहते हैं, जब समटाइम्स मैं नील बोल देता हूं उसे, तो नाइल नदी जो है, क्योंकि नील नितिन मुकेश जो है वो मेरा फेवरेट एक्टर है, तो मैं क्या कह रहा था, नाइल नदी जो है मिस्र में, तो उसमें वो मड है, कीचड़ है, और उस कीचड़ से क्या उगने शुरू हो गए, मेंढक बन गए। तो कुछ लोगों ने बोला वाओ मेंढक की रेसिपी आ गई, ये अंट-शंट बातें थी। एक साहब ने तो चूहों की रेसिपी दे दी कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को, आप सब जान रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो ये काम कर रहे थे उससे ये चीजें नहीं निकल के आ रही थी कि अंट शंट कुछ भी ना, ये सीधे सीधे पॉइंट कर रहा था कि हाँ यार कुछ तो है, मेंडल जो कर रहा है तो इसका मतलब जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस आ रहे थे। जनरल, ये बातें इसलिए लिखी हुई हैं यहां पर। अब देखिए, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट। अब ध्यान से देखो ये क्या बात बोली। अब इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेकर के चल रहा हूं, नया पेपर लेके। पहले मुझे ये बताइए कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, आप क्या आंसर करेंगे। पहले अब ये समझते रहना, थोड़ी देर का काम है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, तो पहले मटेरियल को समझते हैं, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था सर पी प्लांट। पी प्लांट का मतलब ये हुआ कि सर पी प्लांट मक्का का पौधा है। तो अब पी प्लांट मक्के का पौधा है, नहीं सॉरी, पी प्लांट जो है मटर का पौधा है। यार क्या हो रहा है, पी प्लांट मटर है, यस, तो गार्डन मटर है, मटर का पौधा है यहां पर। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं पहले आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप मुझे ये बताइए कि हमने पी प्लांट ही चूज क्यों किया। पहले मुझे आप ये बताइए, मेंडल को पी प्लांट जब चूज किया तो मेंडल को पी प्लांट चूज करने से क्या क्या फायदे मिल गए, पहले जरा मैं फायदे बता दे रहा हूं आप लोगों को। पॉइंट नंबर देखिए, ध्यान से करते रहना, थोड़ी देर का खेल है ये, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या देगा, इंपॉर्टेंट चीजें देगा। नंबर 1 ए, पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला आप ये देखेंगे कि गार्डन पी को लेने में सबसे पहली बात तो ये आ गई कि सर इजी टू कल्टीवेट। तो देखिए ये आ गया इजी टू कल्टीवेट, ये कल्टीवेट करने में बहुत इजी था। दूसरा आ गया है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। आप वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये चीजें पता हैं। तो ये आ गया है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लांट लंबा है तो दूसरा जो है वो छोटा है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आ रहा है। जैसे मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है तो मेरी पैंट ब्लैक नहीं है, ये सेम हो जाएगा। मेरी पैंट मान लीजिए लाइट ग्रे कलर की है, तो आप समझ गए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अलग दिख रहा है, ये ट्रेट अलग दिख रहे थे। जैसे कि मटर की फली थी, तो मटर की फली कई बार तो कैसी थी, ऐसे करके कंस्ट्रिक्टेड टाइप की थी, ऐसे करके, और कुछ फलियां बिल्कुल ऐसे करके थी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस करना बड़ा आसानी है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हम इन्हें कह रहे हैं। जैसे
फ्लावर का जो कलर था, अगर एक तरफ वो वॉयलेट था तो कुछ फ्लावर व्हाइट भी थे। तो देखिए व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर के बीच में क्या आ रहा है, एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। इसका मतलब ट्रेड जो थे कॉन्ट्रास्टिंग थे। मुद्दे समझिए, काम की बातें समझिए, है ना। जेनेटिक्स को फालतू का जेनेटिक्स को वो मत बनाइए, डर मत बनाइए करे सर जेनेटिक कुछ नहीं है। जेनेटिक्स ढंग से पढ़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा यहां पर। तीसरा बताइए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, और बताइए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। और नेचुरल, हाँ, पौधा जो था वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा था। पौधा जो था वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा था। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए मैंने बोला है, सेल्फ पॉलिनेशन मैंने इसलिए बोला, पॉलिनेशन में डबल एल आएगा। तो पौधा जो था वो क्लीस्टोगैमस था। क्लीस्टोगैमस पौधा वो होता है जो क्लोज्ड होता है, मतलब उसके फ्लावर क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, खुलेगा नहीं जनरली, ताकि इधर उधर से क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। ऐसा पौधा जिसके फ्लावर खुले रहते हैं तो वो किसी और पॉलन ग्रेन से भी फर्टिलाइज हो सकते हैं, उसे हम चेस्मोगैमस कहते हैं, या ब्रिटिश लैंग्वेज में कैस्मोगैमस भी कह देते हैं। तो इसका सेल्फ पॉलिनेशन इसका बढ़िया था। और बताइए एक आध और ले सकते हैं या लेना चाहें तो, और नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। तो अब मुझे बताइए वो कौन से कैरेक्टर थे जो ये आ गए कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पी प्लांट के फायदे क्या नजर आए। पहले आप मुझे फायदे बताओ। फायदे, हाँ एक चीज तो भूल गए, दरअसल ये प्लांट एनुअल प्लांट है। ABCD, ये प्लांट कैसा है, एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब ये हो गया कि एक ही साल में इसकी अंदर ही साइकिल पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल वेट करना पड़ रहा है कि कब फलियां देगा, कब फ्लावर देगा, नहीं, इसको एक ही साल के अंदर सारे काम करने हैं, समझ गए। तो एनुअल प्लांट है, पेरेनियल नहीं है। और ध्यान से देखिए, अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, या आगे नहीं मतलब पीछे लेके जा रहा हूं। तो मुझे लगता है, अब ध्यान से देखिए, इसने कहा कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे कि एक तरफ देखो टॉल प्लांट है, तो एक तरफ इसने कौन सा चूज किया है, ड्वार्फ। इसका मतलब प्लांट लंबा भी हो सकता था, प्लांट छोटा भी हो सकता था। और ध्यान से देखिए येलो और ग्रीन सीड, जो बीज थे मटर के वो येलो भी थे और कहीं कहीं पर वो ग्रीन भी थे। इसका मतलब फिर से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। और दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस। यही वो चीज थी जो इसने सेट कर दी कि देखो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जब इसको फर्टिलाइज करवाया, जब मैंने इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो पहली जनरेशन में जो पेरेंट्स थे उनके कुछ कैरेक्टर आगे गए और कुछ कैरेक्टर नहीं गए। ये एक जनरल रूल आ रहा था। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मिसाल के तौर पे ऐसे समझिए, देखो मैं कितना बेसिक उठा रहा हूं, बोर मत होइए प्लीज, बोर मत होइए, बहुत बेसिक चीजें मैं उठा रहा हूं। इसका मतलब ये आया कि सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने एक वाइट फादर को किसी मदर जो कि कलर उसका कैसा है, डार्क है या नीग्रो है, उसके साथ अगर मैंने मेट करा दिया, तो आप ये समझिए, आप ये सोचेंगे कि सर बच्चे के स्किन का कलर कैसा आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ले रहे हैं आप। अब मान लीजिए बच्चा जो एकदम एल्बिनो या व्हाइट टाइप का बन गया, तो आपने बोला पेरेंट्स में से पापा को गया है, और अगर नीग्रो यानी कि ब्लैक वाला हो गया तो आपने क्या बोला कि सर अब ये किसे गया है, मदर को गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्किन का कलर ऐसा है और मेरी वाइफ अभी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं बस कि मेरी वाइफ मेरे ही जैसे कलर की है, मतलब उसका कलर भी इतना ही है जैसा मेरा। अब हम ये कैसे आइडिया लगाएंगे कि हमारा बच्चा जो आया है वो मेरी स्किन पे गया या इसके, क्योंकि दोनों की स्किन का टोन कैसा हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वहां पर ये कलर जो है ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं कहलाएगा, ये मुश्किल करेगा। तो क्योंकि बच्चा जो आया, आप पकड़ के देखते रहो उसको, भैया तुमको गया है कि तुमको गया है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो जाए। आगे देखिए, इसने ये बोला है विच वाज एक्सपेंडेड बाय द लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेंस इन देम। हालांकि मेंडल बहुत ज्यादा बातें यहां पर नहीं बताए हैं, लेकिन हां कुछ चीजें हैं जो बाद में साइंटिस्ट ने लेटर ऑन, अरे यार पूरी की पूरी जेनेटिक्स मेंडल पे टिकी हुई है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि मेंडल सर ने एक्चुअली वो कैरेक्टर कौन से चूज किए हैं। पहले मैं आपको कैरेक्टर बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुन लेना पहले कहानी क्या है। ये कह रहे हैं कि मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीड पी लाइंस। पहले रुक जाओ, सांस ले लो, पानी पी लो, पहले बात को समझ लो यहां पर क्या लिखा हुआ है। आई एम जस्ट डिक्टेटिंग एनसीईआरटी ओनली। यस, चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि मेंडल ने देखो क्या किया। मेंडल ने कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन? पहले आप ये मुझे बताएंगे, हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसे कहते हैं? देखो मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है, एक प्लांट इधर है, एक प्लांट इधर है, मुझे इनके बीच में पॉलिनेशन कराना है, और वो मैं अपने हाथों से करवाने वाला हूं, मतलब उसमें ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, वो आर्टिफिशियल हो गया। समझे? अब देखना कि मेंडल ने क्या किया है।
मेंडल ने क्या किया है पहले उसको समझते हैं। मैं एक एक लाइन आपको यहां समझा रहा हूं। तो मेंडल ने क्या किया है, सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया, प्योर लाइन ले ली। अब पहले जरा प्योर लाइन समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी खोपड़ी में एकदम से ये बात भी नहीं आएगी कि प्योर लाइन किसे कहा जाता है। ध्यान से समझिए मेरी बात। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं किसी प्लांट को लाया और प्लांट को लाने के बाद में मैंने उसको गमले में लगा दिया, या अपने घर के बाहर जो मेरी छोटी सी वो बगीचा टाइप का होगा मैंने उसमें लगा दिया। अब वो मटर का पौधा है, समझने की कोशिश करिए। अब मैंने क्या किया, मटर के पौधे को सेल्फिंग करने दिया। मतलब समझे, मतलब मटर के पौधे में मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको डाल दिया कि भाई अब तुम अपना काम कर लो। तो मटर के पौधे ने क्या किया, अपने ही पॉलन ग्रेन से अपने ही ओवेरी को फर्टिलाइज किया, मटर के पौधे आ गए, मतलब मटर की फलियां आ गई। मैंने फली को तोड़ा, फली में से बीज निकाले और वापस उसको कहां लगा दिया, मिट्टी में। अब नया पौधा आ गया। अब मैंने इस नए पौधे को भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने दिया। फिर से कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर से सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और इतना सेल्फ फर्टिलाइजेशन कि फिर पौधा बन गया। फिर उसमें से क्या निकल के आए, बीज। मैंने फली तोड़ी, बीज निकाले, फिर बो दिए, फिर पौधा निकल गया, फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कुछ नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब प्योर लाइन, वो प्योर लाइन उसे कहते हैं जब आप किसी प्लांट में कंटिन्यूअस क्या कराते हैं, कंटिन्यूअस आप उसमें सेल्फिंग कराते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। कंटिन्यूअस सेल्फिंग का मतलब देख बच्चे ये होता है कि मैं आपको ये बोलूं कि इफ दिस इज अ प्लांट और इस प्लांट पर ये उसके क्या लगे हुए हैं, मान लीजिए फ्लावर, ये इसका फ्लावर आ गया, और इस फ्लावर के अंदर जरा जल्दी समझाइए सर, इस फ्लावर के अंदर ये आ गई इसकी ओवरी, और इसकी ओवरी पर ये आ गया मान लो इसका पॉलन ग्रेन के लिए एंथर। तो मैं ये कह रहा हूं सेल्फिंग किसे कहते हैं सर, सेल्फिंग इसे कहते हैं कि इसका पॉलन ग्रेन यहां से निकले और इसी की ओवरी को जाकर के क्या करा दे, फर्टिलाइज करा दे। हम उस पर्टिकुलर चीज को सेल्फिंग कहते हैं। तुम कुछ मत करना, ऐसा मत करना कि कहीं और प्लांट से एंथर ले लेना, इसकी ओवरी पे गिरा देना, ये मत करना, ये क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब सेल्फिंग होने देना, सेल्फिंग होने देना, सेल्फिंग होने देना। ऐसा करने से होगा ये कि जितने भी हेटेरोजाइगस कंडीशंस इसमें होंगी वो हटती चली जाएंगी। अब देखो तुमको लग रहा होगा अरे सर ये हेटेरोजाइगस पहले ही बता देते। अरे ठहर जा भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जीन अगर HH होगा तो वो HH ही रहेगा। कोई जीन अगर H और स्मॉल h हुआ होगा या रहा होगा तो वो हट जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं रहेगी, इसमें होमोजाइगोसिटी आती रहेगी। और होमोजाइगोसिटी का मतलब ये होता है कि दोनों एलील सेम होने चाहिए। देखो अभी शायद तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा एलील वगैरह क्या है, लेकिन मैं बता दूंगा, परेशान मत होइए। तो इसका मतलब अगर HH रहा होगा तो HH ही रहे, कोई जीन अगर मान लो T है तो TT ही रहे, या तो ये सेम रहे या ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ स्मॉल है एक तरफ कैपिटल है, एक तरफ कैपिटल है एक तरफ स्मॉल है। ये हेटेरोजाइगोस कंडीशन होती है। अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो उस पौधे को आप सेल्फिंग में डाल दीजिए। तो मेंडल ये चाहते थे कि पहले मैं सेल्फिंग कराऊं, और भाई उसने कंटिन्यूअस सेल्फिंग में उसको डाला। अब मैं देखो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको ये पर्टिकुलर चीज समझा दी बहुत बेटर तरीके से। अब आप मेंडल की बात सुनिए। मेंडल सर क्या कह रहे हैं, इसने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय प्योर लाइन। सुनिए, इसने कहा अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन, बहुत ध्यान से समझिए, कह रहा है सर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो बार बार पौधे, फली आ गई बो दिया, फिर से प्लांट बन गया सेल्फ पॉलिनेशन, फिर से फली आई फिर बो दिया, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अरे तभी तो 7 साल लगे हैं, और किस बात के लगे हैं। और देखिए शोज दैट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, इसका मतलब ऐसे ट्रेट जो अनस्टेबल थे वो स्टेबल होते चले गए। पौधा अगर छोटा है तो छोटा ही है, उसके अंदर कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं रह गई है। और ध्यान से देखिए, एंड एक्सप्रेस फॉर सेवरल जनरेशन। मान लीजिए एक पौधा था वो लंबा था, और वो लंबा पौधा जब सेल्फिंग किया तो कुछ पौधे जो थे वो छोटे बन गए। तो इसने देखा रे यार ये छोटे क्यों बने, इसका मतलब ट्रेट बदल गया। इन्होंने फिर क्या किया, उनको फिर सेल्फिंग होने दिया। अब एक पौधा है वो लगातार लंबाई बने जा रहा है, लंबाई बने जा रहा है। 10 जनरेशन हो गई, 20 हो गई, लंबाई बने जा रहा है, लंबाई बने जा रहा है। तो स्टेट कैसा आ गया, मतलब कैरेक्टर कैसा आ गया, स्टेबल आ गया, कि अब छोटा नहीं आ रहा है। कुछ समझे, एक प्लांट था व्हाइट फ्लावर दे रहा था, व्हाइट ही दिए जा रहा है, व्हाइट ही दिए, पहले बदल बदल के भी दे रहा था, लेकिन अब व्हाइट दिए जा रहा है, व्हाइट दिए जा रहा है, व्हाइट दिए जा रहा है। इसका मतलब स्टेबल आ गया। कुछ समझे। और जब ये स्टेबिलिटी दिख गई कि अच्छा अब कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा,
तो अब ये प्लांट प्योर लाइन बन चुका है। अब कुछ समझ में आई बात आप लोगों को या नहीं आई है? आई होप यहां तक मैं आपको पूरी ताकत लगा के समझा पाया। अब ध्यान से सुनिए मेंडल ने अब क्या किया, मैं आपको जरा पीछे लेकर के आ रहा हूं। देखिए मेंडल ने कितना इंपॉर्टेंट काम किया है। दिस इज द साइंटिफिक सेरेंडिपिटी। जहां से तुम सोचना बंद कर दोगे वहां से डॉक्टर मेंडल सोचना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट ले लिए। मतलब प्लांट एक दो थोड़ी ना थे, हजारों की तादाद में थे। समझने की कोशिश करो, हजारों की तादाद में प्लांट थे, हजारों की तादाद में। अब इन्होंने इसमें से मात्र 14 प्लांट चूज किए हैं। मतलब साथ में कोई ना कोई इनके असिस्टेंट चल रहा होगा, ये आराम से चल रहे हैं, असिस्टेंट के हाथ में पेपर है, पेन है, और डॉक्टर मेंडल उनसे कह रहे हैं जो जो पौधा मैं अरे चुप हो जाए यार, जो जो पौधा मैं तुमसे कह रहा हूं वो चूज करते रहना। तो मेंडल सर ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ये एक काम करो, ये वाला पौधा उठाओ, उठा लिया, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे, ये वाला पौधा उठाओ, उठा लिया, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, ये वाला पौधा उठाओ, उठा लिया। ये रैंडम है, मतलब अपने दिमाग में सोच रहे हैं कुछ, अच्छा ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो। अब देखो ब्रिलियंट आइडिया, देखो मेंडल का क्या था। यू विल बिकम द फैन ऑफ मेंडल। सीरियसली अगर आप मेंडल के कारनामे सुन लो कि उन्होंने क्या किया था, फैन बन जाओगे उसके। अब ध्यान से देखो क्या किया मेंडल ने, मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, मेंडल चूज्ड। ध्यान से देखिएगा, मेंडल चूज कितने प्लांट, मेंडल चूज 14 ट्रू ब्रीड लाइन प्लांट। मेंडल चूज 14 ट्रू ब्रीड लाइन प्लांट। कितने ट्रू ब्रीड लाइन, 14। अब देखो उसने 14 चूज कर लिए। मैं आपको प्लांट बना के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब पहला प्लांट, ध्यान से देखो सर, ये था, ये आ गया ऐसे करके, ये पहला प्लांट था, ये ऐसे करके समझ लीजिए। ये इसके ये फ्लावर आ गए हैं, ये फ्लावर आ गए, और ये इसकी क्या आ गई है, लीफ आ गई है। कितने प्लांट हैं ये, फिलहाल कितने दिख रहे हैं सर? सर एक ही दिख रहा है अभी, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने क्या किया है, इसमें ये वाले पौधे वो ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पतला करना है थोड़ा सा। अबे हटो यार, ये मैं मतलब ऐसे करके प्लांट आ गया, ये इसका छोटा सा फ्लावर है, ये इसके अंदर छोटी सी लीफ है, ये एक छोटी सी और लीफ लगा देते हैं, ये इसका एक फिर से फ्लावर आ गया है, ये ऐसे करके जो भी है आप समझ सकते हैं ये। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लांट को मैंने ऐसे लिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो ये प्लांट कौन सा आया सर, ये दूसरा आ गया है। ऐसे ऐसे कितने लेने हैं तुमको, ये इधर कर दो, इधर भी दिख जाएगा तुमको। ये आ गया है आपका कौन सा सर, चौथा प्लांट। 4 हो गए। उसके बाद में ध्यान से देखिए, ये आपके सामने 5 हो गए, 5 पौधे आ गए। अब 5 के बाद मैंने क्या बोला, एक ही बार में इनको सेलेक्ट करके कितने प्लांट बना लो, एक ही बार में 5 के कितने हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, 5 के 10 आ गए, क्लियर है। और 10 के बाद फिर एक और ले आया मैं इधर की तरफ, और ये देखो हो गए 15, है ना, 15 हो गए। लेकिन हमें कितने चूज करने थे सर, हमें चूज करने थे 14, तो हम इसमें से एक हटा देते हैं। अब बताइए टोटल हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर। पहले ये बता दीजिए कितने प्लांट्स यहां पर तैयार हो गए। तैयार से मेरा मतलब है चूज किए हैं। मेंडल ने 14 प्लांट चूज किए हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, पीछे जाके मैं एक बार और दिखा देता हूं, किधर हो भाई, अरे 14 प्लांट चूज किए थे, कहां गए, ये रहे। तो देखिए मेंडल सेलेक्टेड क्या है, हाँ, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीड पी प्लांट वैरायटी। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं रेड कलर लगा के आपको खतरे की घंटी बजा के दिखा रहा हूं। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेयर्स विच वर सिमिलर। इसका मतलब सबके अंदर पेयर जो थे या जो कैरेक्टर थे वो सिमिलर थे। पेयर पेयर में लेना है इसको, पेयर पेयर बांटिए पहले। तो पेयर करते हैं, चलो पेयर करते हैं। कैसे करूं कि सर ये आ गया एक पेयर, ऐसे करके देखो, ये एक पेयर, ये आ गया आपके सामने दूसरा पेयर, एक आ गया ऐसे करके तीसरा पेयर, ये आ गया चौथा पेयर, ये आ गया पांचवा पेयर, ये आ गया छठा पेयर, और ये आ गया है 7वां पेयर। तो टोटल पेयर कितने आ गए, एक्सक्यूज मी, अरे नागेंद्र देखना मेरा अमेज़न का कोई वो है, हेलो, हाँ पार्सल है प्लीज यार, 2nd फ्लोर पे दे दोगे। अच्छा चलिए मैं नागेंद्र भाई को भेज रहा हूं, नागेंद्र नीचे से ले आओ। यस, तो हमने क्या बोला, अब ये देखिए पेयर आ गए। तो बताओ जरा कौन कौन से पेयर आ गए। आपने बोला सर पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये 5वां पेयर है, ये 6वां पेयर है, और ये 7वां पेयर है। अब हर पेयर में कैरेक्टर सेम थे, लेकिन एक कैरेक्टर अलग था। इसका मतलब यह हुआ कि पहला पेयर में अगर पहला पौधा बड़ा था तो इसमें एक कैरेक्टर ऐसा था जिसमें पौधा छोटा था। इसका मतलब ये देखिए, अब इसमें आप मुझसे ये पूछेंगे सर इसमें तो हाइट का डिफरेंस आ गया। हाँ हाइट का डिफरेंस आ गया, लेकिन बचे हुए जो 6 कैरेक्टर थे वो सब सेम थे। कुछ समझ आई बात आपको। मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे, 7 किए थे। मैं 1 मिनट आपको दिखा दूं, मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे सर, 7 कैरेक्टर चूज किए थे। कहां गए, ये रहे। देखो स्टेम हाइट
इस टाइम हाइट चूज की थी उसने कैसी थी सर, टॉल या ड्वार्फ। फ्लावर कलर देखा था उन्होंने, एक का कैसा था वॉयलेट, एक का कैसा था व्हाइट। फ्लावर पोजीशन बताइए, एक एक्सियल थी एक टर्मिनल। पॉड शेप बताइए, आपने कहा सर एक इन्फ्लेटेड एक कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर बताइए सर, एक ग्रीन था एक येलो था। सीड शेप बताइए सर, एक राउंड था एक रिंकल था। और सीड कलर बताइए सर, एक येलो था एक ग्रीन था। इसका मतलब ये हुआ टोटल कैरेक्टर कितने चूज किए मेंडल ने, 7। तो सातों पेयर के अंदर, सातों पेयर के अंदर, सातों के सातों पेयर के अंदर जो है, मान लो पहले पेयर में 6 कैरेक्टर सेम थे, बस एक अलग था। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ऑल पेयर वर सेम बट एक्सेप्ट 1, एक कैरेक्टर अलग। अब इधर देखो, इसमें हाइट सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। इस पेयर में दूसरे नंबर पे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक चेंज मिलेगा। क्या? इसके अंदर जो बीज बन रहा होगा उसमें एक में येलो होगा और एक वाले में ग्रीन होगा। तो बताइए एक दूसरे से ये किस बात पे डिफरेंस हुए? आपने बोला सर सारे कैरेक्टर 6 के 6 जो है सेम है, बस एक कैरेक्टर डिफर है। अब देखो यहां पर मान लो तीसरे पेयर पे फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है और इस फ्लावर की पोजीशन मान लो कैसी है, टर्मिनल है, लेकिन बचे हुए 6 कैरेक्टर सेम है। अब कुछ समझ में आई बात? इसी को कहते हैं ब्रिलियंस, इसी को कहते हैं ब्रिलियंट इनसाइट जो मेंडल के पास थी। देखिए, तो इसका मतलब यह मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर पेयर पे सारे कैरेक्टर सेम थे एक्सेप्ट 1। एक कैरेक्टर था जो डिफर कर रहा था, बस एक कैरेक्टर था जो डिफर कर रहा था। इसीलिए मैंने आपको यह बात इतनी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, इसने कहा एज पेयर विच वर सिमिलर, जो पेयर थे वो बिल्कुल सेम दिखेंगे, और आप कहोगे सर एक कैरेक्टर ऐसा है जो अलग दिख रहा है। तो देखो, एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और वो कैरेक्टर भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ कैसा था, अलग दिखाई पड़ रहा था। कुछ समझे? आगे देखिए, सम ऑफ द contrasting traits selected were smooth और wrinkle seed। इसका मतलब कुछ पौधे के पेयर ऐसे थे जिसमें एक तरफ स्मूथ सीड आता था और एक तरफ रिंकल आता था, और बाकी 6 के 6 सेम थे। और देखिए, एक में येलो और ग्रीन सीड आ रहे थे, तो एक में येलो सीड था एक में ग्रीन सीड था। बचे कितने कैरेक्टर? 6 के 6 दोनों पेयर में सेम थे। अब कुछ समझ आई? अब इधर देखिए, इन्फ्लेटेड फुल और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन, तो इसका मतलब एक पे फली कैसी आ रही है, दबी दबी सी कंस्ट्रिक्टेड, एक पे आ रही है प्लेन, लेकिन बचे हुए जो 6 कैरेक्टर थे वो सेम थे। पेयर की बात हो रही है, बात समझ रहे? पेयर में हो रहा है ये काम। और आगे देखिए, येलो पॉड्स और एक तरफ आ रहा ग्रीन पॉड्स, तो किसी पेयर पे येलो पॉड है, किसी पे ग्रीन है, एक पे ग्रीन एक पे येलो, लेकिन बाकी बचे हुए 6 कैसे हैं? सेम हैं। और देखिए, टॉल और ड्वार्फ, एक पौधा टॉल है एक ड्वार्फ है, लेकिन बचे हुए बाकी 6 सेम हैं। आपको समझे? तो पेयर विच वर सिमिलर, जो पेयर थे वो सिमिलर थे, लेकिन एक कैरेक्टर का उसमें फर्क था, एक्सेप्ट 1 कैरेक्टर। ये कहानी आपको कह रहे हैं मेंडल। अब आपको समझ में आया? कितना ब्रिलियंट इनसाइट लग रहा है यहां पर। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, ध्यान से देखें, वो ये ट्रेट आ गए। अब इन ट्रेट के बारे में भी जरा समझते चलिए। यहां पर बने हुए हैं आपके सामने ट्रेट, ये देखिए ध्यान से, इसको पढ़ना भूल मत जाना, बहुत कमाल की चीज है। देखिए, सीड शेप पे आप बात करेंगे, पहले आप सीड शेप पे बात करेंगे। देखिए, तो सीड शेप में क्या आएगा सर? एक सीड शेप राउंड हो सकता है या फिर वो रिंकल हो सकता है। सीड शेप क्या हो सकता है? राउंड हो सकता है या रिंकल हो सकता है। यार भूख लग गई कसम से मुझे, जरा वो देना, चम्मच होगा देखो यहाँ पे, और ये मुझे लगता है ये मेरे नट्स वट्स सब खराब ना हो जाएं। एक दे दो बस, लो तुम भी खाओ इसे। फुल्ली प्रोटीन डाइट है। नागेंद्र मुझे बॉडी दिखाता रहता है, कहता है सर बताओ इतनी सारी चीजें खाता हूं। देखो ये है, क्या क्या है जरा इसके अंदर पता लगाइए। इसके अंदर पोमीग्रेनेट अनार, खीरा है, और इसमें मखाना है, कीवी, संतरा, और क्या है बे? स्प्राउट्स। और एट द सेम टाइम इसके अंदर अब कुछ दिख नहीं रहा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हेल्दी डाइट है। अब पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत थक जाता हूं, तो इस तरह की हेल्दी डाइट लेने की जरूरत पड़ती है।
आप भी हेल्दी डाइट खाइए। अरे भाग तो नहीं जाओगे? भागने मत, बस 2-3 चम्मच और खा रहा हूं। गंदी वाली भूख लगी हुई है। थैंक यू। नागेंद्र खा। चलिए आइए, तो सीड शेप में एक है राउंड और एक है रिंकल। इसका मतलब ट्रेट देखिए, तो राउंड इधर देखिए, इस साइड में आपको मिलेंगे डोमिनेंट, इधर मिलेंगे आप लोगों को रेसेसिव ट्रेट। फिर एक तरफ आएगा सीड कलर, तो देखिए येलो है और ग्रीन है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि येलो कलर का जो सीड है वो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव वाला है वो एक्चुअली ग्रीन है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं फॉर 12th एंड मेडिकल स्टूडेंट एज वेल, जो आप नीट के एग्जाम में अभी बैठने वाले हैं। और अभी तो बहुत बातें हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। आगे देखिए, फ्लावर कलर जो है वो वॉयलेट है या व्हाइट है। पॉट शेप में देखिए फुल है, कंस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए और ढंग से देख लीजिए, इधर वाले जो जितने भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सब के सब कैसे हैं? वो सब के सब डोमिनेंट हैं। और इधर वाले जो हैं वो सब के सब कैसे हैं? वो रिसेसिव हैं, वो रिसेसिव हैं। तो आपको ये एक बार आइडिया आपको मोटा मोटा लग जाए कि कौन सा इसमें रिसेसिव है और कौन सा इसके अंदर डोमिनेंट है। तो आई होप इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए आप लोग। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए